सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने बायोकेमिस्ट्री के 3 सेट हो चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक वाइज से लेके मिक्स सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, आज सेट 4 है। टॉपिक कल वाले ही रहेंगे, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज रहेगा। शुरू के 2-4 क्वेश्चन पिछले क्लास से भी रहेंगे, इससे पुराने क्लास भी रिवाइज होते रहे साथ के साथ, आप भूलो नहीं। ठीक है, क्लियर है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, बच्चे बार बार पूछ रहे हो, तो आपको 300 जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पूरा 1 PDF के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। स्टार्ट करते हैं सेट 4। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कल भी ये क्वेश्चन कराए थे, आज भी करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है 5-6 क्वेश्चन करीब रिपीट होंगे, उससे क्या होगा, आपका पुराना क्लास भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कितने अणु होते हैं। सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने अणु होते हैं, कितने सबस्टेंस होते हैं। ठीक है, किसके अंदर, 1 मोल के अंदर। अब हमें पता है कि 1 मोल की हम जब भी बात करेंगे तो इसके अंदर कितने सबस्टेंस होंगे, जितने 1 एवोगैड्रो नंबर के अंदर होंगे। 1 एवोगैड्रो नंबर के अंदर कितने होते हैं, 1 एवोगैड्रो इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, या एटम्स या सबस्टेंस। क्लियर है, तो यही ऑप्शन आपको खोजना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6.023 इंटू 10⁻23। ये होता है मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस, और ये कितना होता है, 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। या पूछा जब 1 एवोगैड्रो नंबर कितना होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। नॉर्मल सॉल्यूशन की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन डिनोमिनेट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से। सिंपल सी बात है। नॉर्मल सॉल्यूशन में हम बात किसकी करते हैं, संयोजकता की। संयोजकता यानी इक्विवेलेंट की। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट पर लीटर ये यूनिट होती है नॉर्मल सॉल्यूशन की। क्लियर बात है। नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कितने नंबर इक्विवेलेंट से पर सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता। हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्मलता, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और नॉर्मल सॉल्यूशन की यूनिट क्या हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगेन आगे बढ़ जाओ। ये कल हमने क्वेश्चन बहुत बार कराया था, आज भी ये बहुत बार आएगा, लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट इसका एक ही रहना है। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। हम बात करें बफर सॉल्यूशन की, तो बफर सॉल्यूशन का मुख्य कार्य क्या होता है, मेन फंक्शन क्या है। बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा पीएच को रैपिडली, स्टेबलाइज करेगा पीएच को, न्यूट्रलाइज कर देगा सभी एसिड्स को, या किल करेगा बैक्टीरिया को। अब बताओ मेन चीज बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है सर, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस से। कॉन्जुगेट बेस, अब वीक एसिड है तो पहली चीज तो इंक्रीज पीएच रैपिडली करेगा क्या, नहीं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो पीएच रैपिडली इंक्रीज होता। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। पहली चीज ये क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज न्यूट्रलाइज ऑल एसिड। अब इसके अंदर जब वीक एसिड ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो न्यूट्रलाइज कैसे कर पाएगा। ठीक है, ऑल एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ये भी ऑप्शन गलत है आपका। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है किल बैक्टीरिया। अब ये बताओ, बफर सॉल्यूशन एनीवेयर सभी जगह पाए जाते हैं, अगर ये बैक्टीरिया को किल करते रहते फिर हमें एंटीबायोटिक्स की क्यों जरूरत पड़ती। हम एंटीबायोटिक्स की जगह बफर सॉल्यूशन का यूज़ कर लेते। ठीक है, तो बैक्टीरिया को भी नहीं किल करेगा। अब ये बताओ, वीक एसिड है, मान लो अगर यहाँ पर एक बात के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो हम चलो मान भी सकते हैं कि थोड़े बहुत बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। वीक एसिड से कैसे बैक्टीरिया किल होंगे, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन का मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टेबलाइज करता है पीएच को। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, पीएच को स्टेबलाइज करने का काम करेगा। ठीक है, बफर रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट और एसिड और बेस। ठीक है, बफर पीएच में बदलाव का विरोध करता है, चाहे हम उसमें क्या करें, स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला लें या उसमें स्मॉल अमाउंट में बेस मिला लें, लेकिन हमेशा याद रखना स्मॉल अमाउंट की बात की जाएगी। एक बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या किया हमने, स्मॉल अमाउंट में एसिड मिला लिया या स्मॉल अमाउंट में बेस मिला लिया, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, अमाउंट स्मॉल होना चाहिए, तभी भी इसका पीएच बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा, उससे पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एंटीकोगुलेंट EDTA किस टेस्ट में अधिकतर प्रयोग होता है, विच टेस्ट यूज EDTA मोस्ट कॉमनली एज एंटीकोगुलेंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं EDTA क्या होता है। पहले EDTA का फुल फॉर्म मुझे बता दो बच्चे। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एमिनो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये चीज़ होता है EDTA का फुल फॉर्म।
और एंटीकोगुलेंट ईडीटीए, ईडीटीए का वॉयल कैसा होता है आपने देखा होगा, इसके ऊपर ढक्कन जो होता है कैसा होता है, लेवेंडर कलर का होता है, ठीक है, लेवेंडर कलर का ढक्कन होता है। तो ईडीटीए जो होता है हम किस टेस्ट में प्रयोग करते हैं, क्या ग्लूकोज टेस्ट में, सीबीसी में, विडॉल में या लिपिड प्रोफाइल में, ठीक है। अब चीज़ बताओ मुझे, ग्लूकोज में हम किसका, कल से हम पढ़ रहे हैं किसका, सोडियम फ्लोराइड या फ्लोराइड ऑक्सीलेट का यूज़ करते हैं। विडाल या लिपिड प्रोफाइल में हम प्लेन वायल का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बचा क्या, हमें जितनी भी अपनी हिमेटोलॉजिकल टेस्टेज होती हैं हम ईडीटीए में परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीबीसी टेस्ट लगाएंगे तो वहाँ पर ईडीटीए वॉयल का इस्तेमाल करेंगे एज अ एंटीकोगुलेंट। क्लियर बात है। ईडीटीए यूज्ड इन हेमेटोलॉजी फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट लाइक सीबीसी एज इट प्रिजर्व सेलुलर मॉर्फोलॉजी। क्यों, ईडीटीए क्या करता है, सेल की सेलुलर मॉर्फोलॉजी यानी उसकी बनावट को मेंटेन रखता है। ईडीटीए का उपयोग सीबीसी टेस्ट में किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, पानी को सबसे प्रभावी रूप से शुद्ध करने की विधि कौन सी है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। क्या बॉइलिंग है, क्लोरिनाइजेशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है या सेडिमेंटेशन है। अब एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, आप घर में क्या लगवाते हो, बहुत बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, आप घर में लगाते हो आरओ सिस्टम लगवाते हो ना घर में पानी पीने के लिए। कभी आपने जानने की कोशिश की आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर बात। अभी बताओ सबसे इफेक्टिव मेथड की अगर हम बात करें वाटर प्यूरिफिकेशन की तो आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल लेके अगर चलो हम घर में आरओ ना लगवाएं, इतना महंगा मान लो 12 से 15 हज़ार की मशीनें आती हैं, हम इसको ना लगवाएं तो हम क्या बॉइलिंग सबसे सस्ता पड़ेगा, हम बॉयल करके पानी पी सकते हैं, ठीक है। या क्लोरीन खरीद के लाएं, क्लोरीन डाल के पी सकते हैं, सेडिमेंटेशन करके पानी पी सकते हैं, सारे तो आरओ से सस्ते पड़ रहे हैं ना। तो इफेक्टिव मेथड क्या होगा, ये सब इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, ये सबसे पूरी तरह से काम नहीं चलेगा पानी पीने के लिए। तो इसलिए जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड की अगर हम बात करें वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है। रिवर्स ऑस्मोसिस रिमूव्स मोस्ट डिजॉल्व साल्ट्स, बैक्टीरिया एंड इम्प्योरिटीज, ठीक है। आरओ तकनीक जल से लगभग सभी अशुद्धियाँ निकाल देती है, जैसे साल्ट्स हो गए, डिजॉल्व साल्ट्स जो जल में घुले साल्ट्स हो, या बैक्टीरिया हो जो डिजॉल्व हो वाटर में, या इम्प्योरिटीज़ हो, इनको क्या करता है आरओ क्या करता है निकाल देता है। क्लियर है। आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसलिए सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है वाटर प्यूरिफिकेशन का, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आरओ बोलते हैं। क्लियर है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आरसीएफ का पूरा नाम क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने किया होगा, उसमें आपने एक नाम सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा आरसीएफ। आरसीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, आरसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएफ इन सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आरसीएफ का फुल फॉर्म आप बताओ। रैपिड कूलिंग फैक्टर होता है, रिलेटिव सेल्फ फ्रीक्वेंसी होती है, रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, या रोटेशनल सेंट्रीफ्यूज फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जब आरसीएफ की अगर हम बात करेंगे तो कूलिंग फैक्टर या सेल्फ फ्रीक्वेंसी इसके मतलब ही नहीं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूज दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अब दोनों में ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है। हम जब भी बात करेंगे आरसीएफ की तो फ्रीक्वेंसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बल की बात करें, फोर्स की बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन में आरसीएफ का रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर बात है। राइट ऑप्शन इज सी। आरसीएफ स्टैंड फॉर रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। हम सेंट्रीफ्यूगेशन में कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसमें आरसीएफ का एफ फोर्स को डिटर्मिनेट करेगा जो कि अप्लाइड हो रही है, ठीक है। आरसीएफ इज इक्वल टू रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेट को कैसे डिनोमिनेट किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। हाउ इज इक्विवेलेंट वेट डिफाइंड, ठीक है। मॉलिकुलर वेट इनटू वैलेंसी, ये होती है इक्विवेलेंट वेट। मॉलिकुलर अपॉन वैलेंसी, ये होती है इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक नंबर इनटू वैलेंसी, ये होती है इक्विवेलेंट वेट, या नन ऑफ दिस। अब बताओ, थोड़ी सी टिपिकल क्या बोल सकते हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे डिनोमिनेट करते हैं, मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी या मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। क्लियर है। ये चीज़ फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने कल आपको बताया था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रिंसिपल, आज बता रहा हूँ कलरीमीटर का। कलरीमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कलरीमीटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। कलरीमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कलर एब्जॉर्प्शन पर, बियर-लैम्बर्ट लॉ पर, पीएच न्यूट्रलिटी पर, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो आप कलरीमीटर पढ़ के ना, अगर एग्जाम में आपको नहीं आ रहा होगा तो तुक्का मारने आप जाएगो कलर एब्जॉर्प्शन पर, ठीक है। कलर एब्जॉर्प्शन पे बच्चे तुक्का मार देंगे और उनका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। कैलोरीमीटर की हम जब भी बात करेंगे, इसके प्रिंसिपल की जब भी बात करेंगे, ये बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पर वर्क करता है। क्लियर बात है। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ रिलेटेड एब्जॉर्बेंस टू कंसंट्रेशन। कैलोरीमीटर बियर लैम्बर्ट्स नियम पर काम करता है, और क्या काम करता है, ये रिलेट करता है एब्जॉर्बेंस टू कंसंट्रेशन। क्लियर बात है, हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगेन अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव में किस तापमान पर 15 मिनट तक स्टरलाइजेशन किया जाता है? यानी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट टेम्परेचर ऑटोक्लेविंग डन फॉर स्टरलाइजेशन फॉर 15 मिनट। अब एक चीज़ बताओ, ऑटोक्लेविंग क्या होती है, कौन सी हीट यूज़ करती है? स्टरलाइजेशन में यूज़ करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, तो मॉइस्ट हीट यूज़ करती है। मॉइस्ट हीट यूज़ करती है तो इसमें हमने आपको पढ़ाया था, अगर देखो जिसको डिटेल में पढ़ती है ना स्टरलाइजेशन, मेरे वीडियो पे चैनल पे एक स्टरलाइजेशन नाम से पूरा लेक्चर अवेलेबल है, उसमें सारे मेथड स्टरलाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ना हो स्टरलाइजेशन डिटेल में तो पढ़ सकते हो। और अगर हम बात करें ऑटोक्लेविंग की, तो यूज़ करता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के बाद इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, और एक क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, और साथ के साथ टाइम। हाँ, टाइम। ठीक है, अब बात क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस तापमान पर 15 मिनट तक स्टरलाइज किया जाता है, तो सीधी सी बात है, हमें ऑटोक्लेविंग का क्या पूछ रहा है, ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। 100, 121, 140 या 160। तो सिंपल सी बात है, हमें याद है कि ऑटोक्लेविंग में हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 psi प्रेशर, और 15 मिनट तक स्टरलाइजेशन करते हैं। ये चीज़ बच्चे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑटोक्लेविंग याद रखना। स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव runs at 121 डिग्री for at 15 psi for 15 मिनट्स। ऑटोक्लेव 121 पर 15 मिनट तक चलता है। प्रेशर कितना, 15 psi। क्लियर है। बफर सॉल्यूशन का पीएच के परिवर्तन के प्रति व्यवहार क्या होता है? हाउ डज बफर सॉल्यूशन बिहेव टुवर्ड्स पीएच चेंज। ठीक है, बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, पीएच चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा, सपोज करेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, अब बफर सॉल्यूशन मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या किया, ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन है ये, इसमें हमने क्या किया, कोई एसिड डाल दिया या कोई बेस डाल दिया, पर यह याद रखना वीक होना चाहिए, वीक एसिड या वीक बेस होना चाहिए। अब इस सॉल्यूशन में, इस बफर सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा, अब बताओ, क्या ये इंक्रीज कर जाएगा इसका पीएच क्विकली, इसका पीएच डिक्रीज कर जाएगा रैपिडली, ये मेंटेन रहेगा बैलेंस में, या मेक सॉल्यूशन बेसिक, या सॉल्यूशन को बेसिक या क्षारीय बना देगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये कई बार आएंगे, लैंग्वेज बदल बदल के आएंगे, पर कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। बफर सॉल्यूशन हमेशा हमेशा क्या करेगा, पीएच का मेंटेन रखेगा। ठीक है, हमेशा पीएच मेंटेन रखने का प्रयास करेगा, तो ये मेंटेन रखेगा बैलेंस को। ठीक है, पीएच बफर रेजिस्ट पीएच चेंज एंड मेंटेन बैलेंस। बफर पीएच समाधान को, पीएच को स्थिर बनाए रखता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ। कौन सी यूनिट पीएच को मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन देखते। ठीक है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर पीएच। हम बात करें पीएच की, पीएच कितने तरीके के, न्यूट्रलाइज पीएच। अब इससे कम होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और इससे अधिक हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। अब ये बताओ, मान लो एग्जाम्पल ले लो, जैसे ब्लड का पीएच है कितना, 7.4 मान लो। ठीक है, क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। अब पूछ रहा क्वेश्चन में इसका पीएच मापने की यूनिट क्या है। हम 7.4 क्या लिखते हैं, ग्राम पर लीटर लिखते हैं, या मोल पर केजी लिखते हैं, या नॉर्मल पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ये ना ऑप्शन में दिया गया है। अब बताओ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर बहुत ईजी है। ठीक है, पीएच मापने का कोई यूनिट ही नहीं होता। ठीक है, पीएच के लिए कोई यूनिट यूज़ नहीं करते, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना ऑप्शन देख के। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। पीएच इज लॉगरिथमिक मेजर एंड हैज़ नो यूनिट। ठीक है, पीएच का कोई यूनिट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग किस प्रकार के नमूने में किया जाता है? सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सैंपल। ठीक है, आपके पास सैंपल दिया रहेगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा सोडियम फ्लोराइड किसके लिए, किस सैंपलिंग के लिए करते हैं? ब्लड फॉर सीबीसी, ब्लड फॉर ग्लूकोज, यूरिन कल्चर, या सीरम फॉर लिपिड्स। अब बताओ, सीबीसी के लिए हमने देख लिया क्या सर, ईडीटीए ऑयल। यूरिन कल्चर के लिए क्या, हम स्टेलाइज कंटेनर लेते हैं। और सीरम लिपिड के लिए हम क्या करते हैं, सीरम लिपिड हम प्लेन ऑयल में करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ब्लड ग्लूकोज, ब्लड फॉर ग्लूकोज, इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड या फ्लोराइड ऑक्जिलेट, दोनों एक ही चीज़ है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम सोडियम फ्लोराइड। क्यों, ये करता है हीमोलिसिस बोल रहा हूँ, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ने से बचाता है, ग्लाइकोलिसिस होने से बचाता है क्या, सोडियम फ्लोराइड। ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है,
फ्लोराइड इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस एंड प्रिजर्व ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड ब्लड में ग्लूकोज को संरक्षित रखता है और ग्लाइकोलिसिस से बचाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल ग्लूकोज के लिए करते हैं, ग्लूकोज सैंपलिंग के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर अप्लाइड टू, हम बात करते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन की किन पर लागू होती है। ओनली इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ओनली लैब स्टाफ, ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ओनली वेस्ट डिस्पोजल। अब ये बात बताओ मुझे, क्या जो इन्फेक्टेड पेशेंट रहेंगे हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन उन्हीं पे लागू करेंगे, क्या जो लैब स्टाफ है हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन केवल उन्हीं पर लागू करेंगे, या केवल वेस्ट डिस्पोजल है हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन उन्हीं पर लागू करेंगे। अब सिंपल सी बात है, नाम में आ रहा है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्सल यानी सभी के लिए, सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल यानी सभी के लिए, तो ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, इसके लिए हम क्या यूनिवर्सल प्रिकॉशन अप्लाई करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। यूनिवर्सल प्रिकॉशन एज्यूम ऑल ब्लड एंड फ्लूइड्स आर इन्फेक्टेड, ठीक है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि पेशेंट बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हम उसका ब्लड हमेशा संक्रमित मान के चलते हैं और संक्रमित मान के उससे बचाव करके टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेस्ट के बाद उसका ब्लड मान लो पॉजिटिव आया, HIV पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम ऐसा नहीं मानेंगे कि टेस्ट के बाद पॉजिटिव आया, ठीक है। हम उसको शुरू से ही उसको संक्रमित इन्फेक्टेड मान के चलेंगे और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड मोलर, ठीक है। मोलर सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड मोलर, मोलर सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, 1 ग्राम पर लीटर को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, 1 मोल पर 100 ml को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, 1 मोल प्रति लीटर को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, या 10 mg पर ml को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो मोलर सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन को 1 मोल पर लीटर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं मोलर सॉल्यूशन, इसी को हम मोलरिटी बोल सकते हैं। मोलरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर, यानी 1 मोल प्रति लीटर मोलर सॉल्यूशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है। एसिड का पीएच रेंज क्या होता है, व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ एन एसिड। अब बताओ, 3 मैंने आपको रेंज बताया, 7 ये स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 से अगर कम जाएगा, मान लो कितना गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 2 गया, 1 गया, ये पीएच कैसे हो जाएंगे सर, ये एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है, एसिडिक हो जाएंगे, यानी 7 से कम एसिडिक। और 7 से अगर अधिक जा रहा है, 7 के बाद 8, 9, 10, ये सारे कैसे हो जाएंगे सर, बेसिक या क्षारीय हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, एसिड का पीएच रेंज, एसिड का पीएच रेंज यानी हमें 7 से क्या करना है, कम खोजना है, तो 0 से 7 ये एसिडिक होगा, 7 to 14 ये एसिडिक होगा, 7 एसिडिक होगा, यस 10 to 14 ये एसिडिक होगा। अब 7 to 14 कैसा हो जाएगा सर, बेसिक हो जाएगा, 7 कैसा है, न्यूट्रल है, और 10 to 14 अगेन बेसिक है। तो आपका राइट आंसर एसिड का पीएच रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 7 तक। क्लियर बात है। एसिडिक सबस्टेंस है पीएच लेस देन 7, अम्ल का पीएच 0 से 7 के बीच में होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टेलाइज हीट सेंसिटिव आइटम्स, हीट सेंसिटिव उपकरणों को स्टेलाइज करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हीट सेंसिटिव आइटम्स मतलब जिनके लिए हीट क्या होगा, एक जहर जैसा काम करेगा, यानी हमें एक ऐसा स्टेलाइजेशन का मेथड खोजना है जिसमें हीट बिल्कुल ना यूज़ हो। क्या ऑटोक्लेविंग में हीट नहीं यूज़ होगी सर, होती है ना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए होती है, 15 psi प्रेशर पर होती है। बॉइलिंग जब तक पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएगा बॉयल ही नहीं होगा, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज़ हुई। ड्राई हीट कहाँ यूज़ करते हैं सर, ओवन में यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ड्राई हीट में भी तो हीट यूज़ हो रही है, और हमें क्या करना है, स्टेलाइज करना है हीट सेंसिटिव आइटम को। तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड में हम हीट सेंसिटिव आइटम्स को लिए स्टेलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर बात है। एथिलीन ऑक्साइड स्टेलाइज विदाउट हीट, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड से हीट सेंसिटिव चीज़ें स्टेलाइज की जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। हम तब से बात करें ना बफर सॉल्यूशन की, पूछा जा रहा है आपसे बफर के 2 मुख्य घटक क्या होते हैं, व्हाट आर द टू मेन कंपाउंड्स ऑफ अ बफर। एक बफर सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस साल्ट, वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट, वाटर प्लस शुगर, और बेस प्लस एसिड। अब बताओ, सिंपल सी बात है, बफर के 2 कंपोनेंट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और साल्ट होंगे। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड पहले ही काट दो, वाटर और शुगर कभी हमने नहीं पढ़ा, बेस और एसिड बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या होता है, वीक एसिड और इट्स साल्ट, या इट्स कॉन्जुगेट भी अगर ऑप्शन में सही है, इट्स कॉन्जुगेट बेस दिया हो तो भी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। क्लियर बात है। बफर कंटेन्स अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है।
बफर में वीक एसिड और उसका साल्ट होता है। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज। हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ करते हैं ना लेबोरेटरी में, लैब में, उसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन का मेन फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। क्या सेंट्रीफ्यूज मशीन हीटिंग करता है, फिल्टरिंग करता है, सॉल्यूशन को मिक्स करता है, या सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन डेंसिटी, ये करता है, ठीक है। बच्चे ये दोनों ऑप्शन पढ़ते ही काट दोगे, कोई बात नहीं। कंफ्यूज बच्चे किस में होंगे, डेंसिटी वाले में या सॉल्यूशन मिक्स करने में, ठीक है। तो मिक्सिंग सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, रोटेटर यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात है, या ब्लड मिक्सर यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। तो बचा क्या, सेंट्रीफ्यूज के लिए हम करते हैं कंपाउंड को सेपरेट बेस्ड ऑन डेंसिटी, ठीक है। मान लो हमें सीरम निकालना है प्लेन ऑयल से, तो हम इसको क्या कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। तो सीरम पीला वाला पार्ट ऊपर आ जाता है और ब्लड हैवी है तो वो नीचे बैठ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, कंपोनेंट को सेपरेट कर देता है, उनकी डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व के आधार पर सेपरेट कर देता है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर बात है। सेंट्रीफ्यूज सेपरेट सैंपल्स बाय स्पिनिंग देम एट हाई स्पीड। ये चीज़ ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूज हमेशा हाई स्पीड पर स्पिनिंग की जाती है, घूर्णन की जाती है और घटकों को अलग करता है। क्लियर बात है। विच इज़ नॉट करेक्ट सेफ्टी इक्विपमेंट इन लैब। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला सुरक्षा उपकरण नहीं है, ठीक है। क्या आई गॉगल्स इस सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, लैब कोट, ग्लव्स और ओपन सैंडल्स। अब बताओ मुझे इनमें से कौन सा करेक्ट सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है लैब के लिए, आई गॉगल्स, लैब कोट, ग्लव्स या ओपन सैंडल्स। देखो हम लैब में जब भी काम करते हैं हमें आई गॉगल्स पहनना चाहिए, लैब कोट कंपलसरी है और बिना ग्लव्स के हम कोई काम नहीं करते। तो ये 3 आपके सही हो जाएंगे। अब बचा क्या, ओपन सैंडल्स। देखो कई सारे लैब में कंफ्यूज मत होना कि वहाँ पर एक बाहर चप्पल रखा होता है, हम जब भी लैब में जाते हैं चप्पल पहन के जाते हैं, लेकिन लैब का नियम है, अगर हम सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें हमें कोई भी ओपन चीज़ नहीं पहननी है लैब में, ठीक है। तो ओपन सैंडल्स हमें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ये बिल्कुल नॉट हो जाएगा, नॉट करेक्ट सेफ्टी इक्विपमेंट हो जाएगा लैब में। ओपन फुटवेयर इज़ नॉट अलाउड इन लैब। लेकिन बहुत सारे लैब में मैंने देखा है कि बाहर में चप्पल रखे रहते हैं, अपना जूता वगैरह बाहर निकाल के चप्पल पहन के लैब में जाते हैं, लेकिन ओपन फुटवेयर बिल्कुल अलाउड नहीं होता लैब में, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ओपन सैंडल्स प्रयोगशाला में प्रतिबंधित होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर बात है। विच एपरेटस इज यूज टू मेजर एब्जॉर्बेंस ऑफ कलर सॉल्यूशन इन बायोकेमिस्ट्री लैब। बायोकेमिस्ट्री लैब में रंगीन सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, कलरीमीटर, ऑटोक्लेव, सेंट्रीफ्यूज, इंक्यूबेटर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब में कलर्ड सॉल्यूशन या रंगीन सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस करा रहे हैं, ठीक है। एब्जॉर्बेंस करा रहे हैं यानी सिंपल सी बात, हम किसका उपयोग कर रहे हैं, कलरीमीटर का, ठीक है। कलरीमीटर मेजर्स लाइट एब्जॉर्बेंस मेनली यूज इन बायोकेमिकल एस्टिमेशन, ठीक है। कलरीमीटर लाइट एब्जॉर्बेंस मापता है जो कि प्रोटीन, यूरिया आदि की जांच में उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कलरीमीटर क्या करेगा, लाइट का एब्जॉर्बेंस कराएगा, ठीक है। अगेन अब थोड़े से टफ क्वेश्चन आएंगे, अब बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। अभी तक हल्के क्वेश्चन आ रहे थे, अब थोड़े से टफ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। विच वेवलेंथ रेंज इज यूज्ड इन कलरीमेट्री। हमने कलरीमेट्री पढ़ी, तो कलरीमेट्री में हम किस वेवलेंथ रेंज का उपयोग करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ रेंज बताओ कलरीमीटर में, 200 से 400 nm, 400 से 700 nm, 700 से 1000 nm या 1000 से 1500 nm, ठीक है। अब बताओ, तो कलरीमीटर में हम जो वेवलेंथ यूज़ करते हैं वो होता है 400 से लेके 700 nm तक, ठीक है। कलरीमीटर यूजेस विजिबल रेंज, जो कि विजिबल रेंज कितनी होती है, 400 से 700 nm, टू डिटेक्ट कलर चेंजेस। अब भाई देखो विजिबल रेंज रहेगा ना, तो तभी तो हम अपनी नंगी आंखों से कलर के चेंज को देख पाएंगे। अब मान लो इंफ्रारेड वेवलेंथ का अगर आपको कलर चेंज देखने को मिले तो आप आंख से देख पाओगे क्या, नहीं देख पाओगे, या रेडियो वेव मिल जाए तो ये सब आप आंख से नहीं देख सकते, ठीक है। इसीलिए विजिबल रेंज का यूज़ करते हैं कलरीमीटर में, 400 से 700 nm का होता है वेवलेंथ। क्लियर बात है। कलरीमीटर विजिबल लाइट रेंज में काम करता है जहां रंगों में परिवर्तन दिखता है। या आपसे सीधे पूछा जाए विजिबल लाइट रेंज की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तरंग दैर्ध्य बताओ किसकी, विजिबल रेंज की, तो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ अप्लाइड इन विच मेथड, ठीक है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, अब आपसे लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन से पूछ लिया गया। लैम्बर्ट्स बियर्स नियम किस विधि में लागू होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है लैम्बर्ट्स बियर लॉस के ऊपर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में, ऑटोक्लेविंग में, कलरीमेट्री में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो हम जब भी बात करेंगे लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ की तो ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है कलरीमेट्री में, ठीक है। इट्स स्टेट्स एब्जॉर्बेंस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ बताता है कि एब्जॉर्बेंस इक्वल टू कंसंट्रेशन पाथ लेंथ
इंटू कॉन्स्टेंट, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ हमेशा किस में अप्लाई किया जाएगा, कैलोरीमेट्री में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड एज ब्लैंक इन कैलोरीमीटर फॉर प्रोटीन। देखो कैलोरीमीटर से संबंधित मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ये आपके टॉपिक में है, अच्छे से एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटीन परीक्षण में, प्रोटीन टेस्ट में कैलोरीमीटर में ब्लैंक के रूप में कौन सा सॉल्यूशन प्रयोग करते हैं, ठीक है। विच सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैंक इन कैलोरीमीटर फॉर प्रोटीन टेस्ट। मैंने आपसे बताया था ना, अब क्वेश्चन थोड़े से टफ आएंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना, ठीक है। अगर हमें कैलोरीमीटर में ब्लैंक के रूप में सॉल्यूशन प्रयोग करना हो तो क्या हम वाटर का यूज़ करेंगे, क्या हम ओनली रिएजेंट का यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ करेंगे, या सैंपल विदाउट प्रोटीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख के जाना। सैंपल विदाउट प्रोटीन, हमें प्रोटीन ही टेस्ट लगाना है तो हम कैसे सैंपल विदाउट प्रोटीन, ये तो गलत हो जाएगा। एयर का यूज़ तो कैलोरीमीटर में करेंगे नहीं। वाटर और रिएजेंट, इसमें दो में कंफ्यूज हो गया, तो हमें ब्लैंक का जब भी इस्तेमाल करना हो तो हम रिएजेंट ओनली का यूज़ करेंगे। क्लियर बात है। ब्लैंक कंटेन्स रिएजेंट ओनली विदाउट सैंपल टू जीरो द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। केवल रिएजेंट वाला ट्यूब ब्लैंक होता है ताकि मशीन जीरो हो सके। क्लियर बात है। इन बायोरेट मेथड द रिएजेंट रिएक्ट विथ, बायोरेट विधि में रिएजेंट किससे अभिक्रिया करता है, ठीक है। हमने बायोरेट टेस्ट पढ़ा था ना डिटेल में। बायोरेट टेस्ट में जो रिएजेंट होता है वो किससे रिएक्ट करता है। देखो कई बच्चे पूछे थे रिएजेंट से भी क्वेश्चन करो, देखो बीच बीच में आते रहते हैं। अब स्पेशली मैं क्या क्लास बनाऊँ उनमें, अभी आगे इसके आगे जो बाकी बचे हुए 2 क्लास हैं उसमें LFT, KFT, TFT सारे टेस्ट हम करेंगे, तो उसमें भी कई बार रिएजेंट का यूज़ आएगा। तो रिएजेंट ऐसे साथ के साथ होते रहते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है। इन बायोरेट मेथड द रिएजेंट रिएक्ट विद, बायोरेट विधि में रिएजेंट किससे अभिक्रिया करता है, सिंगल अमीनो एसिड से, पेप्टाइड बॉन्ड से, फ्री नाइट्रोजन से या शुगर ग्रुप से। अगेन टफ क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना। तो बायोरेट मेथड में रिएजेंट किससे रिएक्ट करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से। क्लियर बात है। कैसे याद रखोगे सर, बायोरेट रिएजेंट रिएक्ट विद पेप्टाइड बॉन्ड टू फॉर्म वायलेट कलर, ठीक है। बायोरेट रिएजेंट प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड से वायलेट रंग देता है, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से रिएक्ट करता है बायोरेट मेथड में। अब कैसे याद रखोगे, मान लो एक प्रोटीन अणु है, प्रोटीन अणु किसे, अमीनो एसिड से मिलकर बना है। मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ अमीनो अणु कैसे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो पेप्टाइड, हम बात करें बायोरेट की, तो बायोरेट में हम प्रोटीन का टेस्ट लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है पेप्टाइड बॉन्ड ही हम रिएक्ट कर पाएंगे रिएजेंट से। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पिपेट इज यूज फॉर विस्कस फ्लूइड। अगेन टफ क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पिपेट का उपयोग गाढ़े द्रवों या विस्कस फ्लूइड्स के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या ओस्टवाल्ड पिपेट का उपयोग हम विस्कस फ्लूइड्स के लिए करते हैं, मोहर पिपेट, माइक्रो पिपेट या सीरोलॉजिकल पिपेट, ठीक है। तो विस्कस फ्लूइड की हम जब भी बात करेंगे, गाढ़े द्रव की हम जब भी बात करेंगे, हम यूज़ करेंगे ओस्टवाल्ड पिपेट, ठीक है। ओस्टवाल्ड पिपेट इज स्पेशली डिजाइन विद वाइड बोर फॉर थिक फ्लूइड। गाढ़े तरल पदार्थों के लिए ओस्टवाल्ड पिपेट का उपयोग किया जाता है। और डिज़ाइन कैसा होता है इसका, वाइड बोर इसका वाइड होता है, चौड़ा होता है, फॉर थिक फ्लूइड्स, ताकि थिक फ्लूइड इसमें आसानी से आ सके। क्लियर बात है। तो हम जब भी बात करेंगे विस्कस फ्लूइड्स के लिए, या यहाँ लैंग्वेज चेंज करके थिक फ्लूइड लिख दिया जाए, तो थिक फ्लूइड के लिए हम ओस्टवाल्ड पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर बात है। विच एसिड इज कॉमनली यूज इन प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए सामान्यतः कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी एसिड हम यूज़ करेंगे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए, सल्फोसैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की, तो हम क्या हमेशा यूज़ करेंगे, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। क्लियर बात है। सल्फोसैलिसिलिक एसिड कॉजेज विजिबल प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, यह अम्ल प्रोटीन को ठोस रूप से गिरा देता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या अवसादन, इसी को बोलते हैं। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन सी एसिड हम कॉमनली यूज करेंगे प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए, सल्फोसैलिसिलिक एसिड। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। विच इज द यूनिट फॉर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी गति या एंजाइम गतिविधि की इकाई क्या है। देखो यूनिट से संबंधित मैं सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, इसकी यूनिट क्या है, मोलर की यूनिट क्या है, सब कुछ करा दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है, यूनिट याद रखना है, यूनिट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एंजाइम एक्टिविटी की यूनिट क्या है, mg/dl, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, म्यूजी पर ml या मिलीमोल पर ml, ठीक है, पर लीटर, ठीक है। हम एंजाइम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हमेशा इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर ये होती है क्या, यूनिट फॉर एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। IU पर लीटर एंजाइम की कार्यशीलता की इकाई होती है। क्लियर बात है।
द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय, रक्त का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ब्लड का पीएच कैसे मेंटेन करते हैं? वाटर, बफर, यूरिया, हीमोग्लोबिन ओनली। अब बताओ, ठीक है। तो ब्लड का पीएच हम कैसे मेंटेन करते हैं? वाटर से, बफर से, यूरिया से, हीमोग्लोबिन से। देखो मैं आपसे बोला था लैंग्वेज आपको चेंज किया जा सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, पीएच पढ़ के, ब्लड पढ़ के हीमोग्लोबिन आंसर लगा देंगे, ठीक है। पर ध्यान रखना, हम जब भी पीएच मेंटेनेंस की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना एक ही है, बफर। बफर क्या करेगा? यही मेंटेन करेगा पीएच को, चाहे वो ब्लड हो, कुछ भी हो, ठीक है। बफर लाइक बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट मेंटेन पीएच, ठीक है। बफर कौन से? बाइकार्बोनेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, ये मेंटेन करते हैं पीएच को। अभी इससे भी रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा बफर मेंटेन करता है? बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट। अभी थोड़ी देर सब्र रखो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में बफर सिस्टम ब्लड का पीएच संतुलित रखते हैं। आगे बढ़ जाओ। व्हिच सॉल्यूशन मेंटेन्स पीएच इन बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन में पीएच को स्थिर रखने के लिए कौन सा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगेन देखो इंपॉर्टेंट, वही चीज़, क्वेश्चन सेम, कॉन्सेप्ट सेम, लैंग्वेज थोड़ा सा बहुत बड़ा, लेंथी और टफ, ठीक है। अब बच्चे क्या करोगे, बायोकेमिकल रिएक्शन पढ़ के पीएच ध्यान नहीं दिया, क्या करोगे? डिस्टिल वाटर वगैरह लगा दोगे आंसर, या नॉर्मल सलाइन लगा दोगे, ठीक है। हम देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, जब भी मेंटेन्स पीएच की बात करेंगे, बफर सॉल्यूशन आंख बंद करके आंसर लगा देना, ठीक है। बफर्स प्रिजर्व ड्रास्टिक पीएच चेंज ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, बफर सॉल्यूशन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में पीएच को संतुलित रखता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। द वाटर यूज फॉर रिएजेंट प्रिपरेशन इन बायोकेमिस्ट्री मस्ट बी, ठीक है। अब ये बताओ, बायोकेमिस्ट्री अगर हमें रिएजेंट बनाना हो बायोकेमिस्ट्री लैब में, जब भी हम रिएजेंट बनाएंगे बायोकेमिस्ट्री लैब में, तो हम किस प्रकार का पानी यूज़ करेंगे और किस प्रकार का वाटर यूज़ करेंगे? टैप वाटर यूज़ कर लेंगे, डायरेक्ट नल से भर लेंगे, बॉइल्ड वाटर पानी को उबाल कर यूज़ कर लेंगे, डिस्टिल्ड या डी आयोनाइज वाटर यूज़ करेंगे, या रेन वाटर बरसात का पानी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री में रिएजेंट बनानी है, ठीक है। रिएजेंट बनाना है तो हमेशा कैसा, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे या डी आयोनाइज वाटर यूज़ करेंगे, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर बात है। इम्प्योरिटीज इन नॉर्मल वाटर कैन इंटरफेयर विद बायोकेमिकल टेस्ट, डिस्टिल या डी आयोनाइज पानी शुद्ध होता है और परीक्षणों में दखल नहीं देता। अब मान लो हमने क्या किया, रेनी वाटर का इस्तेमाल कर लिया, तो मान लो कहीं पे एसिड रेन हो रही है, जैसे आगरा वगैरह में एसिड रेन ज़्यादा होती है, फैक्ट्री वगैरह जहाँ ज़्यादा हो, एसिड रेन हो रही है, हम बना रहे रिएजेंट, तो रिएजेंट की पीएच में भी तो चेंज हो सकता है ना, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या लेंगे, डिस्टिल्ड या डी आयनाइज वाटर लेंगे, इसके अंदर कोई भी आयन नहीं होता जो कि परीक्षणों में दखल दे। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कलरीमेट्री, कलरीमेट्री का सिद्धांत क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन, हीट जनरेशन, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या टेम्परेचर चेंज ओनली। तो मैं कलरीमेट्री से संबंधित ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आज की क्लास में करा दे रहा हूँ, कलरीमेट्री क्लियर हो जाना चाहिए। प्रिंसिपल भी याद करो लगे हाथ। प्रिंसिपल क्या है कलरीमेट्री का? एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट कैसा होता है, प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा। क्लियर बात है, कलरीमेट्री का प्रिंसिपल भी याद रखना, ठीक है। वर्क्स ऑन लाइट एब्जॉर्बेंस एज पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कलरीमेटर में एब्जॉर्बेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो एब्जॉर्बेंस भी डिक्रीज होगी, क्योंकि संबंध कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन बफर ट्राइट्रेशन, ट्राइट्रेशन आपने किया होगा ना स्कूल कॉलेज में, आपने 12th लेवल पे ट्राइट्रेशन जरूर किया होगा, ठीक है। तो हम बफर ट्राइट्रेशन करते हैं, उसमें कौन सा इंडिकेटर प्रयोग करते हैं? थोड़ा सा टफर क्वेश्चन है ये, ठीक है, टफ क्वेश्चन है पर सॉल्व हो जाना चाहिए। बफर ट्राइट्रेशन में हम कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे? फिनोल्फथेलिन, मेथाइल ऑरेंज, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, या ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। हम याद रखना, ये क्वेश्चन आज के बाद याद कर लेना, ठीक है। हम जब भी बफर ट्राइट्रेशन यूज़ करेंगे तो ये ऑल ऑफ द एबव यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर कैसा होता है, डिपेंड करता है बफर के pKa एंड pH रेंज पर, ठीक है। सभी इंडिकेटर यूज किए जा सकते हैं, बफर के नेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी फिनोल्फथेलिन का नेचर कैसा है, मेथाइल ऑरेंज का नेचर कैसा है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू का नेचर कैसा है, ये डिपेंड कर सकता है उसके pKa और pH रेंज पर। क्लियर बात है, इसलिए सारे इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं बफर ट्राइट्रेशन में, ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। एक ईजी सा क्वेश्चन है, नॉर्मल pH रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। ह्यूमन ब्लड और यूरिया, यूरिया बोल लो या आप लोग यूरिन, इनकी pH हमेशा याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। pH रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड या यूरिन की pH, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। 6 से लेके 6.5,
6.5 टू 7, 6.35 टू 6.45 या 7.5 टू 8। अब एक चीज़ बताओ, ह्यूमन ब्लड कैसा होता है नेचर में? स्लाइटली एल्केलाइन, एल्केलाइन यानी हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय की बात करें यानी 7.0 से थोड़ा सा ही पीएच इसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा यानी ये तो एसिडिक हो गई, तो ये तो हटा दो। फिर क्या अच्छा 6.5 टू 7.0, ये भी गलत है। हमें क्या चाहिए? बेसिक चाहिए, स्लाइटली एल्कलाइन चाहिए। एल्कलाइन में हमको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये स्लाइटली एल्कलाइन है क्या? नहीं, ये प्योर एल्कलाइन है। स्लाइटली एल्कलाइन यानी थोड़ा सा ज़्यादा, 7.35 से 7.45 ये रेंज होता है। अगर रेंज ना देके 7.4 ऑप्शन में रहे तो ये भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ह्यूमन ब्लड का। क्लियर बात है? ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन एंड मेंटेन्ड बाय द बफर सिस्टम। ठीक है, ब्लड का पीएच लगभग 7.4 होता है। कैसे मेंटेन होता है? होम्योस्टेटिस दर्शाता है और मेंटेन होता है बफर सिस्टम द्वारा। क्लियर बात है? तरफ बढ़ो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफर साइड है। तो फार्मूला आपको बताना है नॉर्मेलिटी का या कैपिटल एन का। नॉर्मेलिटी को कैसे डिनोमिनेट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एन का फार्मूला आपको बताना है, नॉर्मेलिटी क्या होती है ये आपको बताना है फार्मूला के बेस पे। ठीक है, कैपिटल एन इक्वल टू मोलैरिटी इंटू स्मॉल एन। अब स्मॉल एन क्या होता है? ये होते हैं इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट्स। अब ये बताओ, जो नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू इक्विवेलेंट्स होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन इक्विवेलेंट्स होती है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेंथ होता है, या नॉर्मेलिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो हमने कल भी बात की थी नॉर्मेलिटी की, तो हमने क्या उसमें बात की थी? संयोजकता की। संयोजकता यानी इक्विवेलेंट्स की, इक्विवेलेंट्स की हमने बात की थी। तो सिंपल सी बात, ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट्स मोलैरिटी में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो सिंपल सी बात है नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इंटू इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सिंपल सी बात, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयंस इक्विवेलेंट्स। क्लियर बात? नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू इक्विवेलेंट्स, जैसे H प्लस की संख्या, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। विच सेंट्रीफ्यूज इज यूज फॉर हाई स्पीड सेपरेशंस। ठीक है, हमें हाई स्पीड सेपरेशंस करनी हो। हाई स्पीड सेपरेशन हम जनरली कहाँ करते हैं? ब्लड बैंक के अंदर करते हैं। ब्लड बैंक के अंदर हम कंपोनेंट्स सेपरेशन करते हैं ना, कंपोनेंट सेपरेशन रूम एक अलग से बना होता है, उसके अंदर हम हाई स्पीड सेपरेशन करते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं। तो उसमें कौन सा सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ किया जाएगा? टेबल टॉप, स्विंग आउट रोटर, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज या हैंड सेंट्रीफ्यूज? अब बताओ। ठीक है, तो हम ब्लड बैंक या बड़े मशीनों में क्या करते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं हाई स्पीड सेपरेशंस के लिए। क्लियर बात है? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज स्पिन लेस मोर देन 1 लाख RPM फॉर मॉलिकुलर सेपरेशंस। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बहुत उच्च गति पर घूमता है और सूक्ष्म घटकों को अलग कर देता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मोर देन 1 लाख पर RPM पर भी घूम सकता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हाई स्पीड सेपरेशंस के लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। ग्लास पिपेट शुड बी रिंस विद ... बिफोर यूज। ग्लास पिपेट को उपयोग से पहले ... से धोना चाहिए। अब बताओ मुझे, हम बात करें ग्लास पिपेट की। ठीक है, तो टैप वाटर से धो लेंगे यूज़ करने से पहले, रिएजेंट सॉल्यूशन से धो लेंगे, एयर से या स्पिरिट से। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे ग्लास पिपेट की, तो हम इसे यूज़ करने से पहले हमेशा रिएजेंट सॉल्यूशन से धोएंगे। ठीक है, रिंस विद रिएजेंट्स, अवॉइड डाइल्यूशन एरर। ठीक है, अब मान लो आपने किससे क्या कर लिया? स्पिरिट वगैरह से धो लिया ग्लास पिपेट को। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आप उससे कोई काम करने जाओगे तो उसमें पीएच में एरर आएगी, डाइल्यूशन एरर आएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए हम जो रिएजेंट यूज़ करने वाले हैं उसी से उसको वॉश कर लेते हैं। ठीक है, रिंस विद रिएजेंट्स, अवॉइड डाइल्यूशन एरर। रिएजेंट सॉल्यूशन से रिंस करने पर डाइल्यूशन एरर नहीं होता है, इसलिए ठीक है, ग्लास पिपेट को हमेशा यूज़ करने से पहले रिएजेंट सॉल्यूशन से वॉश कर लेना चाहिए। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। विच द फर्स्ट स्टेप इन सैंपल कलेक्शन। हम एक सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, उसके पहला स्टेप क्या होता है? पहला चरण क्या होता है? लेबलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, स्टेरिलाइजेशन, पिपेटिंग। क्लियर बात है? तो हम जब भी बात करेंगे सैंपल कलेक्शन की, इसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा? ये बताओ, सैंपल कलेक्ट करने जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे क्या? किस चीज़ का करोगे यार? सैंपल ही नहीं लिया तो ऑप्शन गलत। स्टेरिलाइजेशन करोगे, स्टेरिलाइजेशन नीडल वगैरह पहले से स्टेरिलाइज आती हैं, तो या तो आपका स्टेप है ही नहीं, ये भी हटा दो। अब सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हो तो उसमें पिपेटिंग का क्या काम? ये भी ऑप्शन गलत। तो हमेशा जब भी सैंपल कलेक्शन करने जाओ तो हम क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं। ठीक है, लेबलिंग क्यों करते हैं? मान लो आपने 2-3 पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया। ठीक है, आपको तीनों का क्या करना है? CBC करनी है। ठीक है, EDTA वाल में आपने तीनों का सैंपल कलेक्ट किया, अब इस पर आपने लेबलिंग नहीं की। अगर आपने लेबलिंग नहीं की
तो क्या ये मिक्स हो जाएंगे? आपको पता कैसे चलेगा किस पेशेंट का कौन सा रिपोर्ट हमें देना है? तो इसलिए हमें पहला स्टेप सैंपल कलेक्शन में लेबलिंग हमेशा करनी चाहिए, लेबलिंग हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग अवॉइड सैंपल मिक्सअप एंड इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट्स। सही लेबलिंग से सैंपल में कोई भ्रमित नहीं होता है। क्लियर, याद रखना। विच प्यूरिफिकेशन मेथड रिमूव्स आयरन एंड मिनरल्स फ्रॉम द वाटर कंप्लीटली? कौन सी शुद्धिकरण विधि से जल से सभी आयन और खनिजों को पूरी तरह से हटा सकते हैं? ये बताओ, हमें क्या रिमूव करना है? आयंस को और मिनरल्स को। किससे? कंप्लीटली। कहाँ से हटाना है? वाटर से। ठीक है, तो हम फिल्ट्रेशन से हटाएंगे, डिस्टिलेशन से हटाएंगे, आयोनाइजेशन से हटाएंगे, बॉइलिंग से। थोड़ा सा टफर साइड है ये क्वेश्चन, याद रखना। हमें जब भी बात कर रहे हैं रिमूव आयंस की या मिनरल्स की, तो हम डी आयोनाइजेशन करेंगे। ठीक है, डी आयोनाइजेशन रिमूव बोथ कैटायन एंड एनायन। आयन दो तरीके के होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ठीक है, तो हम डी आयनाइजेशन से क्या कर सकते हैं? कैटायन एनायन दोनों को रिमूव कर सकते हैं, जो कि वाटर क्या हो जाएगा? केमिकली प्योर हो जाएगा। क्लियर बात है। डी आयनाइजेशन से जल से सभी आयन, धनायन और ऋणायन हटा दिए जाते हैं, जिससे वह शुद्ध रासायनिक जल बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। विच टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कल्चर मीडिया एंड लिक्विड्स? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्चर मीडिया और तरल पदार्थों के लिए सबसे प्रभावी स्टरलाइजेशन विधि कौन सी है? हम बात कर रहे हैं कल्चर मीडिया की। ठीक है, कल्चर मीडिया की या लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कल्चर मीडिया कहाँ किया जाता है? माइक्रोबायोलॉजी लैब में। माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है ना कल्चर मीडिया। उसके लिए सबसे प्रभावी स्टरलाइजेशन विधि कौन सी है? ठीक है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यूवी स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग या फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो हम जब भी बात करेंगे कल्चर मीडिया और लिक्विड्स की, इसको स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेविंग करते हैं। क्लियर बात है। ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री फॉर 15 मिनट्स किल्स द बैक्टीरिया, स्पोर्स एंड वायरस। हमें क्या करना है? कल्चर मीडिया से हमें स्पोर, बैक्टीरिया, उनके लिविंग फॉर्म, नॉन लिविंग फॉर्म सबको हटाना है। क्लियर बात है। तो ऑटोक्लेव जो होगा वो सारे को हटा देता है, पूरी तरह से स्टरलाइज कर देता है। ठीक है, ऑटोक्लेविंग में भाप और उच्च तापमान द्वारा सभी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, विशेषकर तरल माध्यम के लिए उपयुक्त की जाती है। क्लियर बात है। विच एंटीकोगुलेंट इनहिबिट कैल्शियम टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा एंटीकोगुलेंट कैल्शियम को रोककर रक्त का थक्का बनने से रोकता है? क्लियर बात है। क्वेश्चन ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आपको चेंज करके दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे जो इनहिबिट कर देगा कैल्शियम को टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग? ऑक्जेलेट, ईडीटीए, हेपेरिन या ऑल ऑफ द अबव? सिंपल सी बात है, दो ऑप्शन। ऑक्सीडेट का अगर आप हटा भी दो तो ईडीटी और हिपेरिन तो यूज़ करते हैं हम किसमें? एंटीकोगुलेंट्स के रूप में। तो सिंपल सी बात है, राइट ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब समझो, ऑल इनहिबिट कैल्शियम बट इन डिफरेंट वेज। ईडीटीए बाइंड्स कैल्शियम 2 प्लस, हिपेरिन बाइंड्स थ्रोम्बिन। ठीक है, क्लियर बात है। तीनों कैल्शियम की सक्रियता को बाधित कर खून जमने से रोकता है। ईडीटीए कैल्शियम +2 से जोड़ता है, हिपेरिन थ्रोम्बिन को रोकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, कौन किससे क्या करता है। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग सोडियम फ्लोराइड इन ब्लड सैंपल्स? रक्त सैंपल्स में सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? सोडियम फ्लोराइड्स क्यों यूज़ करते हैं? एक्ट्स एज प्रिजर्वेटिव, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस, प्रिवेंट्स हीमोलिसिस। अब बताओ। ठीक है, तो आप जब भी यूज़ करेंगे सोडियम फ्लोराइड कहाँ पे? ब्लड सैंपल्स के अंदर क्यों यूज़ करेंगे? तो ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इनहिबिट करता है सोडियम फ्लोराइड ग्लाइकोलिसिस को। क्लियर बात है। सोडियम फ्लोराइड इनहिबिट्स इनोलेज एंजाइम प्रिवेंटिंग ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ठीक है, यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है, जिससे सैंपल में ग्लूकोज स्थिर बना रहता है। क्लियर बात है। विच कलर कैप ट्यूब कंटेन्स ईडीटीए एज एंटीकोगुलेंट? ऑर्डर ऑफ ड्रॉप ने पढ़ा है ना, उसमें आपने हमेशा पढ़ा है कि कौन से वायल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ग्रे वायल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्काई ब्लू कहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेवेंडर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्लेन वायल का कलर कैसा होता है। ठीक है, रेड कैसा होता है सर? प्लेन वायल का होता है, सिंपल सी बात है। ग्रीन, ब्लू किसका? सोडियम साइट्रेट का होता है सर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। हम ईडीटीए का कलर कैसा होता है? लेवेंडर होता है, बैगनी कलर होता है। क्लियर बात है। ग्रीन किसका? हिपेरिन वायल का होता है। क्लियर बात है। लेवेंडर कैप ट्यूब्स आर यूज फॉर हेमेटोलॉजी एज ईडीटीए प्रिजर्व सेल्स मॉर्फोलॉजी। बैगनी रंग की ट्यूब में ईडीटीए होता है जो सेल्स की सुरक्षा या संरचना को सुरक्षित रखता है। क्लियर बात है। सेल की मॉर्फोलॉजी को बनाए रखता है ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर भूल गए होगे तो एक बार कमेंट में मुझे ईडीटीए का फुल फॉर्म बताओ। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, मुझे ईडीटीए का फुल फॉर्म कमेंट में लिख के बताओ। क्लियर बात है। आगे बढ़ो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, हम मजाक में मत लेना। क्लियर। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ ग्लूकोज? थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, बहुत ईजी है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हमें काउंट करना है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। C6H12O6 ये होता है ना
फॉर्मूला ग्लूकोज का, ठीक है। अब एक कार्बन का परमाणु कितना, एक कार्बन का परमाणु 12 परमाणु का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 होता है। और क्या है, C6H12 हाइड्रोजन का 1 होता है, और साथ में साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। क्लियर बात है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, यानी C6H12O6 यानी 6 कार्बन। तो हम क्या कर देंगे, 6 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 और साथ में साथ 12 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 1 इंटू 12 मॉलिक्यूल्स, और ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 16। अब ये आप सॉल्व कर लो, ये आप सॉल्व कर लो और तीनों को ऐड कर लो, तो आपका आ जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। C6H12O6 यानी 6 कार्बन के परमाणु, प्रत्येक का मॉलिक्यूलर वेट 12 हाइड्रोजन के परमाणु मॉलिक्यूलर वेट 1 और 6 ऑक्सीजन के परमाणु मॉलिक्यूलर वेट 16, टोटल आप ऐड कर लो 180 आ जाएगा। ये हम बात करें ग्लूकोज की, आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे HCl का निकाल सकते हो, क्लोरीन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। ऐसे आप H2SO4 का निकाल सकते हो, ये सब हम बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये अलग अलग करके आप कितने उसके मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और उनके मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है उसमें मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दो, सिंपल सी बात है, ऐसे आपका निकल जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। जो ग्लूकोज का पूछे या किसी भी दुनिया में किसी भी कंपाउंड का पूछे, सबका निकल जाएगा। क्लियर बात है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग करके ग्लूकोज का वजन 180 ग्राम पर मोल आता है। आगे बढ़ जाओ। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं, हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट प्लस H प्लस आयन, या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो हम जब भी बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ये चीज़ ध्यान रखना। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फॉर एसिड हो गए, बेस हो गए, साल्ट्स हो गए, ठीक है। इसका उपयोग टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में करते हैं। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपसे एक क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, ठीक है। विच सॉल्यूशन इज बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग अ बफर विद pH नियर 7.4, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसका pH कितना है, नियर है 7.4 के। एग्जाम्पल कैसे, ब्लड ले लो, कितना है pH उसका 7.4, या हमें बफर बनाना है 7.4 के करीब, ठीक है। अब कौन सा सॉल्यूशन उपयुक्त है, ठीक है, एसीटेट बफर, फॉस्फेट बफर, सिट्रेट बफर या बाइकार्बोनेट बफर। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ब्लड के अंदर हमने 7.4 के अंदर फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट दोनों बफर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक सॉल्यूशन दोनों में से पूछा जाए तो क्या होता है, फॉस्फेट बफर यूज़ किया जाता है। हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फॉस्फेट बफर सिस्टम वर्क बेस्ट नियर फिजियोलॉजिकल pH। फिजियोलॉजिकल ब्लड कैसा है, फिजियोलॉजिकल है, तो फिजियोलॉजिकल pH के लिए बेस्ट कौन सा होता है, फॉस्फेट बफर होता है। यूज़ तो हम बाइकार्बोनेट बफर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे दोनों ऑप्शन में दिए गए तो हमें एक ही चुनना होगा। बेस्ट कौन सा है, फॉस्फेट बफर, ठीक है। फॉस्फेट बफर शरीर के pH 7.4 के आसपास संतुलन बनाए रखता है। क्लियर बात है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस अंग के कार्य को दर्शाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडिकेट्स द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन। प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पीटी। आप टेस्ट लगाते हो ना, कोएगुलेशन टेस्ट पीटी हो गई, एपीटीटी हो गई, या INR हो गई, PTINR हो गई, ये सारे टेस्ट आप लगाते हो, एंटी कोएगुलेशन टेस्ट, कोएगुलेशन टेस्ट है। तो उसी में पूछा जा रहा है प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो किस ऑर्गन से संबंधित होता है, किडनी, लीवर, हार्ट या ब्रेन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम की, तो ये लीवर से संबंधित होता है। क्यों, हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करनी है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ बनते हैं सर, लीवर में बनते हैं, सिंपल सी बात है। पीटी मेजर्स लीवर डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, लीवर द्वारा बनने वाले क्लॉटिंग फैक्टर से संबंधित है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो ये अब तक हमारे टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी, कुछ शुरू में इजी से करके हमने लेवल अप कर दिया, ठीक है। अब कल के बाकी बचे 2 क्लासेस में हम फिर से टॉपिक चेंज करेंगे और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो कवर कर लेंगे हम बायोकेमिस्ट्री के। तो आपका बायोकेमिस्ट्री आपके टिप्स पर आ जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। क्लियर बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब, साथ में कमेंट में फीडबैक जरूर दे देना। चैनल ज्वाइन करके रखना, 300 क्वेश्चन आने के बाद पूरा PDF आपको मिल जाएगा। क्लियर बात है, सिंपल सी बात है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। एग्जाम में बने रहना। एग्जाम देखो, मान के चलो आपका BTSC का एग्जाम है, वो जुलाई में होने की संभावना थोड़ी सी बन रही है। क्लियर बात है, तो हो सकता है जुलाई में एग्जाम हो जाए, इसलिए तैयारी अपने पास मान के चलो 1 मंथ का है। 1 मंथ में हमें अच्छी खासी तैयारी कर लेनी है। क्लियर बात है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।